हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उन्हीं को कर रहे हैं। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक है। उसके अलावा ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ यह है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो अप टू दी मार्क है और इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अपना सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको हम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। वो जो आपके नोट्स हैं उसी से हो जाएंगे। जो थोड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं को हम कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एस्टिमेटिंग एंड वैल्यूएशन द चार्जेस दैट आर लेविड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और इशू ऑफ द स्टॉक इन एडिशन टू द बुक वैल्यू एंड स्टोरेज चार्जेस आर टर्म एज। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर जब आप किसी मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हो तो उसके बुक वैल्यू के अलावा आप एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ चार्ज करते हो। तो उसके अंदर हम चार्ज करेंगे दोस्तों सुपरविज़न चार्जेस। हम क्या चार्ज करेंगे, सुपरविज़न चार्जेस को हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। एक तो उसकी बुक वैल्यू हो गई, तो ये बुक वैल्यू के अलावा होता है सुपरविज़न चार्जेस। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होता है मेनली, प्राइवेट के अंदर नहीं होगा ये। जैसे मान लो 100 रुपये का कोई आइटम है और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास वो रखा हुआ, और जब वो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करेगा तो 100 रुपये तो इसका प्राइस हो गया। उसके अलावा जो सुपरविज़न का चार्ज है, मान लो 10 रुपये 10% के आसपास, वो अलग से चार्ज करता है। इसमें और टर्म जो लिखे हुए हैं वे क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। इशू रेट, इशू रेट क्या होता है, दिस टर्म डेनोट द कॉस्ट पर यूनिट फिक्स ऑन द आर्टिकल ऑफ स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट क्रेडिट टू सब हेड कंसर्न टू द स्टॉक अकाउंट व्हेन इशूड फ्रॉम स्टॉक। तो कोई आइटम जब आप इशू करवाओगे स्टोर से तब आपको जो प्राइस देना पड़ेगा वो इशू प्राइस होता है। और इशू प्राइस क्या होता है, ये फिक्स रहता है सभी आर्टिकल के लिए। और ये क्या होता है, रेट ऑफ सप्लाई एट स्टॉक गोडाउन प्लस स्टोरेज चार्ज। जैसे जो गोडाउन के अंदर स्टोर के अंदर कोई आइटम आया 100 रुपये का तो आइटम है, और 5 रुपये या 10 रुपये स्टोरेज के चार्ज हैं, तो 15 रुपये 115 रुपये का वो आइटम आपको पड़ गया जैसे, तो वो आपका क्या हो गया, इशू रेट हो गया, जिस रेट पे वो आपके लिए इशू हो रहा है। फिर आते हैं स्टोरेज चार्ज। किसी आइटम को स्टोर करने के रखने के लिए जो उसके लिए चार्ज होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज चार्ज। भाई कोई सामान आप गोदाम के अंदर रख रहे हो तो गोदाम का किराया, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी और जो टेम्परेचर वगैरह एसी वगैरह के, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। और ये हम परसेंटेज बेसिस के ऊपर हम इसको नॉर्मली ऐड करते हैं। और ये इशू रेट का पार्ट होता है। इशू रेट तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, यानी कि आप दुकान में गए, आपने कोई सामान खरीदा तो जो आप उसको रुपये दे रहे हो गया इशू रेट। और स्टोरेज चार्ज क्या हो गया, जैसे दुकानदार ने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 10 रुपये स्टोर करने का चार्ज हो गया, तो 10 रुपये क्या हमारा स्टोरेज चार्ज। सुपरविजन चार्ज क्या है, दिस टर्म इज ऑर्डिनरी अप्लाई टू द चार्ज विच आर लिवर्ड इन एडिशन टू द बुक वैल्यू एंड स्टोरेज चार्ज। जो बुक वैल्यू होती है और स्टोरेज चार्ज होते हैं उनके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सुपरविजन चार्ज बोलते हैं। और जब इसको ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह, तब इन चार्ज को हम नॉर्मली लगाते हैं। और वही चीज़ हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछी थी। यहाँ यह गलत आंसर दिया हुआ सॉल्यूशन के अंदर, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सुपरविजन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड मटेरियल रिक्वायर। तो जितने आपको लेबर चाहिए और मटेरियल कितना चाहिए उसके बेस पे आपने किसी चीज़ की कॉस्टिंग निकाल ली है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। किसी चीज़ की कॉस्ट निकाल रहे हैं हम मटेरियल और लेबर रिक्वायर के हिसाब से, तो प्राइम कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन निकालने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो दोस्तों डेप्रीसिएशन का सिंकिंग फंड है, क्वांटिटी सर्वे है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो रेंटल मेथड है वो डेप्रीसिएशन निकालने का मेथड नहीं है। ये किसका मेथड है, ये वैल्यूएशन का मेथड है। डेप्रीसिएशन इज द ग्रेजुअल एग्जॉस्ट ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द प्रॉपर्टी। डेप्रीसिएशन क्या होती है, किसी चीज़ की कॉस्ट कम होती जाती है तो उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। जैसे कि आपने फ़ोन आज खरीदा 10,000 रुपये का, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू 5,000 हो जाएगी, और फिर 2 साल बाद और कम वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। डेप्रीसिएशन निकालने के क्या क्या मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड होता है, सिंकिंग फंड एंड क्वांटिटी सर्वे। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि आप कांस्टेंट रेट से डेप्रीसिएशन करवा रहे हो उसकी,
और कांस्टेंट परसेंटेज और स्ट्रेट लाइन लगभग सेम से ही है। उसके अलावा जो रेंटल मेथड है उसके अंदर क्या होता है, रेंटल मेथड इज दी मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इसके अंदर हम वैल्यूएशन निकालते हैं किसी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है उसके रेंट के हिसाब से। जो ये हो गए सिनेमा हॉल्स हो गए या फिर जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं तो उनको हम रेंटल मेथड के थ्रू हम उनकी वैल्यूएशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड टू एसेस द रेटेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यूजुअली एप्लीकेबल फॉर सिनेमा, थिएटर एंड रेस कोर्स। जो दोस्तों सिनेमा है, थिएटर है और रेस कोर्स वगैरह है, उनकी रेटेबल वैल्यू निकालने के लिए हम कौन से मेथड को यूज करेंगे? तो उसके लिए हम दोस्तों यूज करेंगे प्रॉफिट बेस मेथड को, क्योंकि इनका मंथली प्रॉफिट आता है तो इसके लिए हमें प्रॉफिट बेस मेथड। और इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये रेटेबल वैल्यू है, ये रेंट नहीं लिखा हुआ, ये रेटेबल वैल्यू है। ये क्या है? रेटेबल वैल्यू। वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं ये आप देख सकते हो। एक तो रेंटल मेथड होता है, कौन सा? रेंटल मेथड। तो इससे हम क्या करते हैं, द नेट इनकम बाय वे ऑफ रेंट इज फाउंड आउट बाय डिडक्टिंग ऑल आउट गोइंग फ्रॉम द ग्रोस रेंट। तो नेट इनकम निकालते हैं हम रेंटल मेथड के अंदर। और इस मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमें रेंट पता हो और प्रोबेबल रेंट इज डिटरमाइन बाय इंक्वायरी। तो ये वाला मेथड तब यूज होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू, जो उसकी कैपिटल वैल्यू है उससे डायरेक्ट कंपैरिजन करके हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यूएशन कर सकते हैं। प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यूएशन हम किस चीज़ का करेंगे? जो होटल है, सिनेमा है, थिएटर है, जिसकी कैपिटलाइज वैल्यू प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होती है। कॉस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, भाई उस बिल्डिंग को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो उस हिसाब से आपने वैल्यूएशन निकाल दी। और डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन भी होता है। जो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं वे बिल्डिंग्स, पार्शियली डेवलप हैं, तो उनके लिए हम डेवलपमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट मेथड यानी कि भाई वहाँ पे कोई रोड वगैरह जाने वाला है या फिर कोई नई कंपनी बनने वाली है वहाँ, तो उस टाइप से मान लो कल को डेवलपमेंट होने वाली है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन कर देते हैं। What is the minimum area of opening exceeding which the deduction shall be made while preparing the bill of quantity for roof covering and cladding? तो जो रूफ की कवरिंग होती है और क्लैडिंग होती है, रूफ कवरिंग जैसी ही होती है क्लैडिंग भी, तो उसके लिए मिनिमम एरिया कितना होता है? अगर उससे ज़्यादा एरिया होगा तो हमें डिडक्शन लगाना पड़ेगा। तो वो एरिया होता है हमारा 0.4 मीटर स्क्वायर। इन मेजरिंग द एरिया ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर शटर्ड नो डिडक्शन विल बी मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.4 मीटर स्क्वायर। तो जो रूफ कवरिंग होती है या क्लैडिंग होती है या शटरिंग हो गई, तो उसके लिए अगर 0.4 मीटर स्क्वायर से छोटा एरिया है तो हम उसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। जो ये डिडक्शन वाले जितने पॉइंट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ब्रिक वर्क का पढ़ा था, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। और ये किसके लिए? जो शटरिंग है, रूफ क्लैडिंग है, उनके लिए। डेडमैन किससे संबंधित है? तो डेडमैन हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है, एक्सकेवेशन और अर्थवर्क से संबंधित है डेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवर्क कंप्यूटेशंस ऑन लॉन्गिट्यूडनली प्रोफाइल द डायग्राम प्रिपेयर टू वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज। तो अर्थवर्क की क्वांटिटी के लिए हम एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मास होल डायग्राम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? मास होल डायग्राम। Mass hole diagram are used to compare the economics of various method of earthwork distribution on road और railway construction scheme। इसके अंदर क्या होता है? जैसे ये आपका रोड है तो इसकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे कैसा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ कैसा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ कैसा क्रॉस सेक्शन है, और कितनी क्वांटिटी हमें अर्थवर्क की कैलकुलेट होएगी, तो वो चीज़ें हम निकालते हैं किससे? मास होल डायग्राम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास होल डायग्राम। डबल मास कर्व हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज़ यूज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल और एनी काइंड ऑफ हाइड्रोग्राफिक डाटा बाय कंपेयरिंग डाटा फॉर ए सिंगल स्टेशन। तो डबल मास कर्व हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो डबल मास कर्व तो हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए डबल मास कर्व क्या होता है। इसको रहने दो, ये हमारे सिलेबस का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज जनरली डैश ऑफ इट्स प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया कितना % रेजिडेंशियल वो कारपेट एरिया होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में?
तो 50 से 65% ऑफ प्लिंथ एरिया किसके बराबर होता है? कारपेट एरिया के बराबर होता है। रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होती है यानी कि जो हमारे घर होते हैं जिनमें हम रहते हैं, उसके अंदर प्लिंथ एरिया का 50 से 65% कारपेट एरिया होता है। कारपेट एरिया क्या होता है? जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हो। कारपेट यानी कि चटाई। चटाई आप कहाँ, जैसे नॉर्मली हमारे फ्लोर होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, वहाँ बिछा सकते हैं। बाथरूम में हम चटाई नहीं बिछा सकते, कॉरिडोर वगैरह में नहीं बिछा सकते, तो वे चीज़ इससे हट जाएंगी। जो ऑफिस की बिल्डिंग है उसमें 60 to 75% आपका कारपेट एरिया में आता है और टारगेट हमारा 75 होना चाहिए। रेजिडेंशियल में 65 का टारगेट होता है। द बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए पर्टिकुलर ईयर इज़, तो किसी चीज़ की बुक वैल्यू क्या होती है किसी प्रॉपर्टी की? वो होती है ओरिजिनल वैल्यू माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टिल डेट। बुक वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि उस बिल्डिंग को बनाने में हमें कितना कॉस्ट आया, मान लो 50 लाख रुपए बनाने में आए हैं, और डेप्रिसिएशन टिल डेट मान लो 20 साल हो गए बिल्डिंग की, तो 10 लाख हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया, तो ये हो गया 50 माइनस 10 यानी कि 40 लाख। तो इस टाइप से आप बुक वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की निकालते हो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हर साल इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होती जाएगी और आखिरी में आपके पास क्या बचेगा? केवल स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप किसको बोलते हैं? कबाड़ को बोलते हैं स्क्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सकेवेशन करना हमें, एक्सकेवेशन टू बी कैरिड आउट इन एन ऑर्डिनरी सोयल फॉर फाउंडेशन विच इंक्लूड द लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर एंड डिस्पोजल ऑफ 30 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय ए सिंगल मजदूर इन 1 डे एज पर द CPWD। तो ये तो सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है कि 30 मीटर दूर लेके जाना है और 1.5 मीटर की हाइट तक आपको मिट्टी लेके जानी है। तो एक जो मजदूर है एक दिन में कितना काम कर पाएगा? वो 3 मीटर स्क्वायर का काम कर पाएगा। एक मजदूर एक दिन में 3 मीटर, वो 3 मीटर क्यूब मिट्टी ले जा पाएगा 30 मीटर दूरी तक। इसके अंदर ऑर्डिनरी सोयल में, अगर हार्ड सोयल हो तो हम 2 मीटर क्यूब लेंगे पर लेबर। तो ये आपको बस याद रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर में डाटा है केवल वही याद रखना और कोई एक्स्ट्रा डाटा आपको याद नहीं करना है। इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन दी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो यूनिट रेट ऑफ आइटम्स के अंदर इंक्लूड होता है। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट यूनिट रेट ऑफ आइटम्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। जो यूनिट रेट ऑफ आइटम्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट, भाई कितना मटेरियल लगेगा, क्या उसकी कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट, इक्विपमेंट की, टूल प्लांट की, ओवरहेड चार्जेस की, और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। ये हम जनरली कितना लेते हैं? 10% हम इसको कंसिडर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट को। यूनिट रेट ऑफ आइटम क्या होता है? यूनिट रेट ऑफ आइटम होता है किसी भी चीज़ की एक क्वांटिटी निकालने के लिए, जैसे कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट कितने रुपए की आएगी, तो आप क्या निकालोगे? कितना मटेरियल चाहिए, कितने लेबर लगेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जोड़ के, तो आपने क्या निकाल दी? 1 मीटर क्यूब कंक्रीट की कॉस्टिंग निकाल दी। तो उसको आपने क्या करा? रेट एनालिसिस किया या यूनिट रेट एनालिसिस किया, उसका रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम। तो इसमें वैसे भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाटर पंप हमने इंस्टॉल किया 2500 रुपये की कॉस्ट से, लाइफ उसकी 15 साल है, एनुअल फंड रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू एक्यूमुलेट द होल अमाउंट इज, तो हमें हर साल कितना फंड इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम जो पूरा का पूरा ये अमाउंट है 2500 रुपये का इसको रिकवर कर पाएँ। और कैपिटल रिकवरी फैक्टर कितना है? 0.05। दोस्तों ये कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या है? ये कुछ नहीं, बस जो हम ये सिंकिंग फंड के अंदर ये पढ़ते हैं ना, I/1 + I⁻n-1, तो इसी को हमने कैपिटल रिकवरी फैक्टर कहा है। क्या चीज़ है? I/1 + I⁻n-1, तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल रिकवरी फैक्टर। ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया 1 + I⁻n, ये यहाँ नहीं आएगा, ये बस इतना ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बस यही चीज़ पता होनी चाहिए कि कैपिटल रिकवरी फैक्टर हम किस चीज़ को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो एनुअल हमें फंड चाहिए, एनुअल हमें कितने रुपए अलग से रखने पड़ेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? जो उसकी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय जो है कैपिटल रिकवरी फैक्टर, कैपिटल रिकवरी फैक्टर, या फिर ये I/1 + I⁻n-1। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधा आपको 0.05 इन्होंने दे ही दिया। मेंस के अंदर
आपसे सॉल्व करवा सकता, फ्री में ऐसे दे देगा आपको। तो 125 रुपये हर साल आपको अलग से रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं सिविल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मोल्ड ऑफ अर्थ लेफ्ट अनडिस्टर्ब इन पिट डग आउट फॉर बोरोइंग द अर्थ आर नोन एज डेड मैन। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो मोल्ड ऑफ अर्थ है, अनडिस्टर्ब जो हमने रख दी है बोरोइंग अर्थ के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेड मैन कहेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया है, डेड मैन क्या होता है। जैसे कि ये आपने मिट्टी उठवा दी इस खेत की, आपका कोई प्लॉट था, इसकी आपने मिट्टी उठवा दी, तो वो क्या करेगा, जगह जगह यहाँ पे सारी जगह से मिट्टी नहीं उठाएगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे वो मिट्टी उठाने के लिए छोड़ देगा। मतलब यहाँ के तो उसने मिट्टी उठा ली, बस यहाँ से नहीं उठाई जो बीच में पिलर से दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेड मैन या फिर टेल टेल्स बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, अर्थ वर्क के अंदर फाइनल शेप ऑफ द ग्राउंड आफ्टर एक्सकेवेशन और फिलिंग अप इज नोन एज दी बुर्जी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। ये बुर्जीज क्या होती हैं, इसको आप पढ़िए बुर्ज, आपने पढ़ा होगा ना बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज क्या है, एक पिलर टाइप का मैसनरी स्ट्रक्चर। बुर्ज क्या होता है, एक मैसनरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी काफ़ी हाइट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुर्ज बोलते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि फाइनल शेप ऑफ अर्थ आफ्टर एक्सकेवेशन, जी नहीं, ये बुर्ज नहीं होता। बुर्ज क्या होता है, जैसे बुर्ज खलीफा आपने देखा है, तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है कोई जिसकी काफ़ी हाइट होती है। थर्ड स्टेटमेंट, ड्रेस अप स्टोन्स ब्लॉक ऑफ द गिवन डायमेंशन हैविंग द फेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लेड इन कोर्स इज नोन एज द एस्लर। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। दो टाइप की मैसनरी होती है, एक एस्लर मैसनरी होती है, एक रबल मैसनरी होती है। एस्लर क्या होती है, एस्लर यानी कि जो बिल्कुल परफेक्ट होती है, स्क्वायर टाइप के स्टोन होते हैं, उनको अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर उनके फेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एस्लर कहेंगे। और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रबल मैसनरी, उसको हम क्या बोलते हैं, रबल। एस्लर का अपोजिट क्या होता है, रबल। तो फर्स्ट और थर्ड हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। बुर्जीज क्या होते हैं, जो पिलर होते हैं ब्रिक और मैसनरी के विद फिनिश विद सीमेंट प्लास्टर फॉर मार्किंग। तो बुर्ज हो गए या बुर्जीज हो गए, ये आप समझ गए होंगे क्या होती है। इन एन अर्थवर्क कंस्ट्रक्शन ए मास होल डायग्राम इज ए डायग्राम शोइंग। तो मास होल डायग्राम जैसे हमने पीछे देखा था, तो मास होल डायग्राम क्या बताता है, ये बताएगा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क एंड द होलेज। यानी कि जो अर्थवर्क है, अर्थवर्क हमें कितने मीटर क्यूब मिट्टी चाहिए और कितने डिस्टेंस तक लेके जाएंगे। होलेज का मतलब है जो डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर मेजर करेंगे इसको हम। और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम तो आपको पता ही है, यानी कि कितनी हमें मिट्टी चाहिए। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एंड दी होलेज। मास होल डायग्राम इज ए प्लॉट बिटवीन द क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ द कट एंड फिल अलोंग एन अलाइनमेंट एंड होलेज। मास होल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस इट इज़ मूविंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो भाई कितनी आपको मिट्टी चाहिए और कितने डिस्टेंस से आपको लेके आनी है, वो मास होल डायग्राम आपको वो बताएगा। जैसे आपका एक रोड है, मान लो ये 50 किलोमीटर का रोड है, तो आप हर जगह आप हर पॉइंट पे बता दोगे कि भैया इतने मीटर क्यूब की मिट्टी चाहिए और इतने दूर से लेके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन एन ओपन लैंड। तो ओपन लैंड की जो वैल्यूएशन होती है उसका इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो दोस्तों कंपेरेटिव, एब्स्ट्रैक्टिव एंड बेल्टिंग, ये तीनों किस चीज़ के मेथड हैं, ओपन लैंड की वैल्यूएशन करने के। लेकिन जो प्रोग्रेसिव मेथड है वो ओपन लैंड की वैल्यूएशन करने का मेथड नहीं है। तो ओपन लैंड की वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, बेल्टिंग, हाइपोथेटिकल एंड कंपेरेटिवली। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ है, तो आप इसका आंसर याद कर सकते हो कि प्रोग्रेसिव मेथड क्या है, नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ओपन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक एंड ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है और ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक होती है, उनके बारे में हमसे ऑप्शन पूछे हुए हैं। तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक होती है वो हर काम के लिए यूज होती है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, तो साधारण है तो हर काम के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो केवल किसके लिए यूज होएगी, मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग वर्क, जो बिल्डिंग के काम है उनके लिए कौन सी यूज होगी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। और ऑर्डिनरी वाली यानी कि साधारण, यानी कि हर काम के लिए यूज कर सकते हैं।
ऑर्डिनरी बुक की केवल एक ही काम होता है कि आप इससे कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल को चेक कर सकते हो। ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक से आप क्या कर सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल हैं उनको आप चेक कर सकते हो। और जो स्टैंडर्ड वाली है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप रिपेयर एस्टीमेट भी बना सकते हो और बिल भी चेक कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड वाले के डबल काम है। जो ऑर्डिनरी बुक है उसको हम कैसे नंबर करेंगे, सीरियली। सीरियली यानी कि 1 2 3 4 5 6। और स्टैंडर्ड वाले को हम कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि ABCDEF इस टाइप से। और ऑर्डिनरी बुक को आप 10 साल के लिए स्टोर करोगे, स्टैंडर्ड वाले को परमानेंट स्टोर करोगे। तो यहीं इसके पॉइंट थे, तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा सही है। स्टैंडर्ड बुक शो ओनली द मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग वर्क। तो स्टैंडर्ड वाली केवल बिल्डिंग के लिए यूज होएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही है, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि स्टैंडर्ड वाले किसके लिए यूज होती है, बिल्डिंग के लिए होती है। और ऑर्डिनरी वाले तो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, ऑर्डिनरी बुक्स आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग द बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ऑर्डिनरी बिल चेक करने के लिए होती है, वही स्टैंडर्ड आर हेल्प इन प्रिपेयरिंग द रिपेयर एस्टीमेट। तो स्टैंडर्ड वाले से हम रिपेयर एस्टीमेट भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। ऑर्डिनरी बुक्स आर नंबर अल्फ़ाबेटिकली। तो ऑर्डिनरी हैं वे सीरियली होती हैं, वो होती हैं सीरियली। और स्टैंडर्ड वाले क्या होती हैं, अल्फ़ाबेटिकली। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। तो कौन सी सही है, ओनली 1 और 2, सी नंबर ऑप्शन। तो जैसे बुक में इसका गलत दिया हुआ है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आपको क्लियर हो गई होंगी ये चीज़। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, साधारण वाली किसके लिए, हर टाइप के काम के लिए। लेकिन क्या काम कर सकते हो आप, बिल चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड वाले किसके लिए, बिल्डिंग के काम के लिए। लेकिन उससे आप क्या कर सकते हो, रिपेयर एस्टीमेट भी बना सकते हो और बिल भी चेक कर सकते हो। ऑर्डिनरी वाले तो सीरियली होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ये ऑर्डिनरी। और जो स्टैंडर्ड वाली होती हैं वे कैसी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकली ABCDEF टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड दैट मेजर द चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट टू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बाय मॉनिटरिंग सेपरेटली द कॉस्ट ऑफ विच फैक्टर इज नोन एज। तो एक ऐसा मेथड जिसमें इनपुट की कॉस्ट होती है, दैट मेजर द चेंज इन द इनपुट। भाई इनपुट के प्राइस कैसे चेंज हुए, भाई सीमेंट का प्राइस, एग्रीगेट का प्राइस, इनपुट यही होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो बाय मॉनिटरिंग सेपरेटली द कॉस्ट ऑफ इच फैक्टर, हर फैक्टर की कॉस्ट को मॉनिटर करके इन सब की कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करता है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट इंडाइसिस। एक टाइप का ये इंडेक्स होता है, इसको हम मेथड तो कहना गलत होगा, वैसे मेथड लिखा हुआ है इन्होंने, इसको मेथड कहना गलत होगा। ये क्या है, एक इंडेक्स है। ये क्या है, एक टाइप का इंडेक्स है, इनपुट इंडाइसिस। तो ये डिज़ाइन किया जाता है टू मेजर द प्राइस चेंज इन रिगार्डिंग टू इनपुट टू द एंटायर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ये मेजर करेगा कि भाई आपका प्राइस कितना चेंज हो रहा है इन रिगार्ड टू द इनपुट। तो जो हम इनपुट्स डाल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। और हर फैक्टर की कॉस्ट को हम सेपरेटली मॉनिटर करते हैं। मतलब इसके अंदर आपको यही याद रखना है कि इनपुट इंडेक्स किस चीज़ को मेजर करेगा, कि भाई आपके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, किस वजह से, जो हमारे बेसिक मटेरियल हैं उनकी कॉस्ट में चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग इन द म्युनिसिपल रजिस्टर फॉर एनालाइजिंग द म्युनिसिपल टैक्स। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है जो म्युनिसिपल रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड होती है म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेस्ड वैल्यू। उसको हम क्या बोलेंगे, एसेस्ड वैल्यू। द एसेस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड वैल्यूएशन टू कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट टैक्स रेट। तो म्युनिसिपल रजिस्टर के अंदर टैक्स रेट निकालने के लिए जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसेस्ड वैल्यू बोलते हैं। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, जब उस बिल्डिंग का यूजफुल टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। मान लो किसी बिल्डिंग को 50 साल के लिए बनाया, तो 50 साल खत्म होने के बाद उस बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है वो वही हमारी सैल्वेज वैल्यू, बिना उसको तोड़े हुए। स्क्रैप वैल्यू, उस बिल्डिंग को जब हमने तोड़ दिया। और बुक वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शोन इन द अकाउंट बुक। तो जो अकाउंट बुक के अंदर किसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहेंगे, बुक वैल्यू कहेंगे। और ये किसके बराबर होती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन। ये भी हमने ऊपर क्वेश्चन इसका देखा था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ एन आइटम एट द स्टोर गो डाउन फ्रॉम पब्लिक मार्केट एट ए गिवन टाइम इज नोन एज दी। तो किसी चीज़ का आइटम
गोडाउन के अंदर फ्रॉम पब्लिक मार्केट, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, पब्लिक मार्केट में जो रेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट रेट कहेंगे। किसी भी रेट ऑफ एन आइटम एट द स्टोर गोडाउन फ्रॉम पब्लिक मार्केट एट ए गिवन टाइम इज नोन एज दी मार्केट रेट। तो ये तो सिंपल, आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। मार्केट रेट क्या है, किसी भी आइटम का रेट फ्रॉम पब्लिक मार्केट एट ए गिवन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पैटी वर्क सच एज द माइनर रिपेयर एनुअल रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शन इज रिक्वायर। तो जो छोटा मोटा काम है उसके लिए हमें किसकी परमिशन चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको टेक्निकल सैंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए केवल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल सैंक्शन यानी कि एक्शन, एससी, चीफ, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इंजीनियर चेक नहीं करेगा। जो छोटा मोटा काम है उसको तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल है वो अप्रूव मिल जाएगा और भाई उस काम को हम कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो अप्रूवल होता है वो किसके लिए होगा, जो बजटरी अप्रूवल है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल करवाते हैं। और टेक्निकल अप्रूवल का क्या मतलब है, वही पूरी डिटेल में उसकी ड्राइंग देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, इंजीनियर करेगा, वो हो गया टेक्निकल वाला पार्ट। ये आप देख सकते हैं, टेक्निकल वाला कौन करेगा, चीफ इंजीनियर करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर करेगा, वही जब जो भी काम हो उसके हिसाब से। छोटा काम होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर कर लेगा, बड़ा काम होगा तो चीफ इंजीनियर कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर लाइन मेथड इज नॉट ट्रू। सेंटर लाइन मेथड के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, इन्होंने हाईलाइट कर दिया इस चीज़ को। एट द कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग वेयर टू वॉल्स मेड नो सब्सट्रैक्शन और एडिशन इज रिक्वायर फॉर द सेंटर लाइन मेथड। जो कॉर्नर होते हैं जहाँ दो दीवारें मिलती हैं वहाँ पे ना तो कोई सब्सट्रैक्शन होता है ना ही कोई एडिशन होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। टी जंक्शन के ऊपर क्या होता है, हाफ द विड्थ ऑफ द वॉल कम हो जाती है, और ऐसे वाले जंक्शन के ऊपर क्या होगा, जहाँ पे दो दीवारें आके मिलती हैं वहाँ पे जो विड्थ ऑफ द वॉल होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जो एल जंक्शन होता है जहाँ दो दीवारें केवल मिलेंगी वहाँ कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। फॉर ए बिल्डिंग हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स इच सेट ऑफ वॉल हैज़ टू बी डील्ड सेपरेटली। ऐसी बिल्डिंग जिसमें कई प्रकार की वॉल हैं तो उसको अलग अलग हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको चेक करने के लिए, भाई कितनी क्वांटिटी आएगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड पॉइंट, टोटल क्वांटिटी फॉर एन आइटम इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल सेंटर लाइन लेंथ विद रिस्पेक्टिव ब्रेथ एंड हाइट। तो टोटल क्वांटिटी हमें कैसी मिलेगी, जो सेंटर लाइन की लेंथ है उसको दीवार की विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। If two walls come from opposite directions to meet a wall at the same junction, then there will be one junction as per the center line method। तो दोस्तों एक दीवार ऐसे थी, दूसरी दीवार ऐसे आके यहाँ पे मिली है, तो सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से इसमें कितने जंक्शन बनेंगे, इसमें हम दो जंक्शन को कंसिडर करेंगे, इसमें हम दो जंक्शन को कंसिडर करेंगे, इसके अंदर हम एक जंक्शन को कंसिडर नहीं करते। इसमें हमने कितने कंसिडर किए, दो। ये आप देख सकते हो भाई, सेंटर लाइन की आपने लेंथ निकाल दी, फिर उसको ब्रेथ और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। और सेंटर लाइन किसके बराबर होती है वो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है भाई। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल किसके बराबर होएगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होएगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ द वॉल। और शॉर्ट वॉल किसके बराबर होएगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ द वॉल। और जो डिडक्शन होता है वो इन्होंने बताया हुआ है, वो वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एल जंक्शन होगा कोई डिडक्शन नहीं, टी जंक्शन होगा तो हाफ विड्थ होएगी, और इस टाइप का जंक्शन होगा तो वन विड्थ ऑफ द वॉल डिडक्ट हो जाएगी। और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ, इफ़ टू वॉल्स कम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, दो दीवारें अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक ऐसे एक ऐसे, दे मीट एट द सेम पॉइंट देयर विल बी टू जंक्शन। तो इसको हम एक जंक्शन नहीं, इसको हम दो जंक्शन कंसिडर करेंगे। कितने जंक्शन, दो जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म यूज इन द पब्लिक वर्क फॉर मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक के लिए जो फॉर्म यूज होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, उसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, उसको हम फॉर्म 23 बोलते हैं। कौन सा फॉर्म, फॉर्म 23, मेजरमेंट करने के लिए फॉर्म नंबर 23। ये कैसा होता है, इसके अंदर नंबर्स होंगी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, और जो कंटेंट है यानी कि मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर जो भी है वो चीज़ आ जाएगी।
तो दोस्तों अपना एस्टिमेटिंग कोस्टिंग यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जितने थे एस्टिमेटिंग कोस्टिंग के हमने वे कवर कर लिए हैं। जो इजी क्वेश्चंस हैं आप एक सब्जेक्ट रोज़ रिवाइज करते रहना, आपके नोट्स से हो जाएगा सब कुछ। और जो थोड़े ट्रिक के थे या अलग थे जो नोट्स में कम होने के चांस है वो हमने यहाँ कवर कर ही लिए हैं। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और रीजनिंग जीके भी आप करते रहना और कॉन्फिडेंस बनाए रखना, आपका अच्छे नंबरों से 100% सिलेक्शन होगा। थैंक यू।